हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस के जेई क्लासेस में। मेरा नाम है सिकंदर कुमार। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स। जो फर्स्ट पार्ट में आएगा, मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर मैं कराता चला जाऊँगा। तो आज की जो क्लासेस है फर्स्ट वीडियो में जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे, ठीक है ना। और चार्ज जो है काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टी है और इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ दिए जाते हैं। तो आप सबको इस पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का, जो ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट आपको डिवाइड कर देता हूँ। एक में आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा आपको आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें रेस्ट में रखना है, एट इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करना है कि ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में है, चार्ज इन मूविंग, ये चीज़ें हमें सीखना है, देखना है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तब जब हम स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। और चार्ज जब मूविंग के दौरान आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, क्योंकि डायनामिक्स का मतलब ही होती है मूव करना। और ये मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, हमें सबसे पहले जानना है चार्ज के बारे में। और ये चार्ज सबसे पहली बात ये आता है फ्रॉम मास से। किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज आते हैं वो मास से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि चार्ज आया मास आया भाई, तो पहले मास आती है, मास की वजह फिर वो चार्ज की स्टडी करते हैं, नॉट कि पहले चार्ज एंड मास, ठीक है। तो जो ये चार्ज है हमारे पास, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो मास भी आ जाते हैं इसी में। मास को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है, बच्चों ध्यान देना, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जब आप मैटर के एकदम लास्ट स्टॉपेज पे रुके, उससे आगे आप मेंशन नहीं कर सकते हैं। मास किस चीज से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि मैटर एटम से बना है। एटम न्यूक्लियस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से होते हैं। तो चार्ज क्या है, किस चीज से बना है, ठीक है ना, इससे आगे हम डिस्कस नहीं कर सकते। फुल स्टॉप इन साइंस के पीरियड फिजिक्स में लगा हुआ है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, मास की ये मास, ये दोनों मैटर के लिए काफी इंटरेस्टेबल चीजें आती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मास एंड चार्ज, मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है ना क्वांटिटी बताती है, सब्सटेंस की क्वांटिटी वो बताता है। और दूसरी चीज है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी में आती है, ठीक है। इसका जो डिनोट किया जाता है फिजिक्स में, डिनोटेड बाय केजी, सॉरी एम। और इसका ऐसा यूनिट होता है, या आपका केजी लिखो या ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका इजी डिफाइन किया। सेम चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों यूज कर सकते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट डिफाइन किया गया है चार्ज का, वो है कूलम।
इस साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है ना साथ साथ कूलम होता है। अब मास है, ये मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है मास की वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफाइन होता है। क्योंकि कहता है कि जब भी किसी बॉडी के अंदर मास है, दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर सेपरेशंस पे रखा हुआ है और दोनों के अंदर मास है, तो दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने जिसको न्यूटन ने क्लास 11 में लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट की मास m1 है, दूसरे का m2 है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो न्यूटन कहता है कि जो इस दोनों की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होगा वो मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्स स्क्वायर होगा उसकी डिस्टेंस का, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये निकल के आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से मैथ आता है कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नई कॉन्स्टेंट आती है जिसका नाम रखा गया g m2 बाई r स्क्वायर। और इस g को बच्चों ध्यान रखना, इस g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इस g की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट डिफाइन। और मास की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है वो काफ़ी क्या होती है, कम होती है, लगभग बहुत सारे कम होते हैं इस कॉम्पेरेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी में आ जाती है। मास के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जब हम मास के बारे में चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स में कर लेते हैं। मास के आइंस्टीन ने एक रिलेटिविटी के फॉर्मूला दिया है और ये रिलेटिविटी की फॉर्मूला जो होती है डिफाइन m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई बॉडी, जैसे हम अभी रेस्ट में हैं तो रेस्ट के अंदर हमारी मास कुछ अलग होगा और जब हम मोशन के अंदर आ जाएंगे तो हमारी मास के अंदर क्या होती है, वेरिएशन आ जाती है, वो बदल जाती है, ठीक है। और इस इक्वेशंस को डिफाइन किया है इसने। तो m0 जो है इसको कहा जाता है रेस्ट मास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, और ए m आपका है मूविंग मास जब आप मोशन में होते हैं, ओके। और v है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट इतनी फास्ट होती है, ओके। तो जब आपके अंदर वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी की जितनी वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू आप तो स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर दो, 9 × 10 के पावर 16 बन जाएगा, और अपनी वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करो तो काफ़ी कम वैल्यू होती है, ना के बराबर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मास जो होती है, रेस्ट मास की वैल्यू जो होती है, मास हमारे जो है ना चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रेस्ट मास की वैल्यू कुछ अलग किया जाता है। तो ये चीज़ लॉ ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी में हमें डिफाइन किया गया, जो मास मूविंग के दौरान कुछ और होता है और जब हम मूव करते हैं, रेस्ट में रहते हैं तो कुछ और मास होता है, जब हम मूव करते हैं तो मास हमारी कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक है। तो मास की वजह से हमें इतना पता चल गया कि अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होती है जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते थे। सेम चार्ज की वजह से जो है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी का जिसमें क्या होता है, ये अट्रैक्शन शो करता है, अट्रैक्टिव, या दूसरा है रिपल्सिव, ये दोनों शो करता है। तो ये दोनों चार्ज और मास काफी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इंट्रिंसिक में आती है। इससे आगे हम मैटर के बारे में नहीं जानते, चार्ज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होते हैं। तो चार्ज जो होती है, चार्ज पार्टिकल जो डिफाइन किया गया है, जो मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल करने का मतलब जिसको हमें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है,
इंडिपेंडेंटली। इसको पढ़ने कहीं भी है, इससे किसी को मतलब नहीं होता है। और इस पार्टिकल की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम फिक्स होता है। अब इसको बदल नहीं सकते, ये कैलकुलेट है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिक्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज हमारे पास दो कई टाइप में आते हैं, तो आप इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। फिर इससे आगे हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप में होता है, एक चार्ज हमारा नेगेटिव होती है और दूसरा चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहा गया, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻90। और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोटॉन को कहा जाता है, और इस प्रोटॉन की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है, ये होती है। और हर एटम्स के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर, मैं थोड़ा सा बताऊँ कि थोड़ा बता दूँ, जान लो, ठीक है। तो एटम्स के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन्स पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स के अंदर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे पार्टिकल नेचर और मैटर करते हैं। लेकिन जब सरेंजर की वे क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे सारे थ्योरी फेल हो जाती है पार्टिकल नेचर, क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, ये वेव होती है, ठीक है ना। तो जब हम क्वांटम फिजिक्स जब जानेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में कंप्लीटली ये चेंज हो जाती है। पार्टिकल नेचर से ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होती है, ना इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन चलते रहता है, वो अलग ही थ्योरी बन जाती है। तो हमें यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर से इलेक्ट्रोस्टैटिक वही पढ़ना है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इसको घूमने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में बैठा होता है, इसको अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है, चारों डायरेक्शन से। जिस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल क्या फोर्स है, याद करो सर्कुलर मोशन क्लास 11 को, कि जब कोई पार्टिकल रिवॉल्यूशंस करते हैं सर्कुलर पाथ पे तो उसके लिए सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी नया टाइप का फोर्स नहीं होता है। जैसे टेंशन हो गया, स्ट्रिंग को आप स्टोन में मान के रोटेट करो तो उस समय जो सेंटर की ओर लगती है वो सेंट्रीपिटल, वो टेंशन फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आते हैं, ग्रेविटेशनल आता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे फोर्स जब सेंटर की तरफ एक्ट करने लगते हैं तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। तो सेंट्रीपिटल कोई नई टाइप के फोर्स नहीं है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गया, ओके। तो एटम्स के अंदर कहा गया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। तो जब आप नेट चार्ज ऑफ एटम की बात करते हैं, नेट चार्ज ऑफ एटम ये जीरो हो जाती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन की चार्ज है प्लस उतने ही प्रोटॉन की चार्ज है दोनों माइनस हो जाती है, ऐड हो जाती है, जीरो। अब जैसे ही जीरो हो जाता है तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम जो होती है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल फॉर्म होती है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ओके। अब जो हमने फंडामेंटल पार्टिकल डिफाइन किया था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन से होता है, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसी पार्टिकल है जिसकी चार्ज की वैल्यू इतनी है, और इस इलेक्ट्रॉन की मास भी होता है, बच्चों ध्यान रखना, ये होते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, काफ़ी कम होता है। इसी तरह प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस से बैठा होता है, तो इसकी भी जो मास होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये चार्ज और मास प्रोटॉन्स के होते हैं। तो ये जो मास है, प्रोटॉन्स है, चार्ज है, तो आपको पता है कि चार्ज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी दोनों जनरेट करता है। तो अगर हम यहाँ से भाई एक प्रोटॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ले लें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक अपनी अट्रैक्शन करती है भाई, और ये अट्रैक्शंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स। या एक अगर इसके पास मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन होगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो GMP इंटू ME अपॉन R²। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लिखते हैं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो हम कूलम्ब्स लॉ से आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, फिर रिलेशन समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी हम चार्ज की केसेस से, तो ये हमारा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज के अंदर क्या होता है कि जब हम प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसके बीच में जो होता है ये रिपल्सन होता है या रिपल्सिव होते हैं। तो जब ये रिपल्सिव होते हैं तो इसी को लाइक चार्ज भी कहा जाता है। दूसरा कि जब हमारे पास प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे होती है अट्रैक्टिव। तो जब ये अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास आती है तो अट्रैक्टिव फोर्स आपका ये अनलाइक चार्ज में आता है। अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक चार्ज में आ जाते हैं। तो ये हम लाइक चार्ज, इसलिए अनलाइक चार्ज भी करते हैं। ओके, अब है कि चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जरा इसको जान लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पहला है ये एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर करने का मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी, जब स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो सिंपल नंबर की तरह हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ज है, मान लो Q1 Q2 है, Q3 है, माइनस भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है एक कंजर्वेटिव नेचर होता है। कंजर्वेटिव, इसका नाम काफी सुने होंगे। कंजर्वेटिव नेचर, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं कि भाई एनर्जी कंजर्व होती है, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। सेम कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं कि मास को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, बट सिंपल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। सिंपल है कि चार्ज भी क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है, और इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। चार्ज नाइदर क्रिएट not destroyed, it can only transfer from one body to another, एक से दूसरे बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, तीन तरह की चार्ज है Q1 Q2 Q3। आइसोलेटेड सिस्टम की बात अगर करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ठीक है आप जिस यूनिवर्स में हो बस उसके अंदर में ही काम करो, बाहर कुछ भी नहीं, नथिंग है, वैक्यूम आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप इस सिस्टम से बाहर जाते हो कुछ नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें कुछ चार्ज आपस में इंटरमिक्स हो गया, इंटरमिक्स इन द सेंस चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, तो एक नई चार्ज इस पे Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, Q3 डैश हो गया। ठीक है, अलग अलग। तो इंटरमिक्स होने से पहले ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का सम उतना ही आएगा, और यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश अभी भी चार्ज ऐड होके उतना ही आने वाला। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कंजर्वेशन होता है। अगला जो फॉर्म होती है चार्ज का वो आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन नेचर्स होते हैं। तीसरी जो फॉर्म आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा फिक्स वैल्यू में होता है। चार्ज जो है ये फिक्स वैल्यू में, और ये हमेशा होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। चार्ज जब भी होगा आपका इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी Q होगा प्लस माइनस n, और n आपका इंटीजर्स है, हो सकता है प्लस माइनस 1 ही हो, प्लस माइनस 2 ही हो, प्लस माइनस 3 हो, इस तरह की फॉर्म में जाते हैं क्वांटाइजेशन नेचर चार्ज।
जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास चार्ज की वैल्यू 1.6 12 2.12 इंटू 10 के पावर -18 कूलम की चार्ज है। एक बॉडी पे 2.12 इंटू 10 के पावर -18 कूलम की चार्ज है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा फिक्स वैल्यू में होती है, इंटीजर्स की मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले ले लो, 2.12 इंटू 10 की पावर -18 और n इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 2.12 इंटू 10 के पावर -18। अब इससे डिवाइड कर दो, जैसे n की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 2.12 इंटू 10 के पावर -18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -90। अब इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से। ओके, ये बढ़ जाके एक 10 बचेगा तो n बराबर हो गया 2 इंटू 10 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं आपके एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम। ठीक है ना, जिस बार CBSE ने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टर्म आपकी 35 मार्क्स का होगा जिसमें कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQ बेस्ड होगा और सेकेंड टर्म आपकी थ्योरी बेस्ड होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो चार्ज के बारे में हमने जान गया कि चार्ज क्या है, किस तरह के नेचर्स होते हैं। अब जरा हमें देखना है कि चार्ज की बेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जनरेट होता है, जरा इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे कूलम्स लॉ आ जाते हैं। तो अब आपको पढ़ना है कूलम्स लॉ। ओके, ये था हमारा हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको रख देना क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम आ जाते हैं फोर्स को, जब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज की तो कूलम्स लॉ आ जाते हैं। और एक कूलम्स का ध्यान रखना पॉइंट चार्ज के लिए होता है। या इससे जानने से पहले आप एक चीज और जान लो कि चार्ज को आखिर प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करना है, तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है 3 तरह से। पहला है कंडक्शन। कंडक्शन मैटर क्या होता है कि अगर आपके पास, या इसको कह सकते हो फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि एक बॉडी हमारे पास चार्ज मान लो प्लस क्यू है, ठीक है, यानी तो मान लो माइनस ही है, इसी तरह मान लो। ओके, अब एक दूसरी बॉडी को हम इसके करीब लेके आ गए, इसके साथ अटैच कर दिया। तो जैसे इसके साथ अटैच करते इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो कुछ चार्ज यहाँ से क्या होगा, इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे आ गया माइनस चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव कर जाती है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर मूव कराने एडजस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मूव कर नहीं सकती, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। तो आप सिंपल ये मान सकते हैं वेरी स्लोली, धीरे धीरे, इतनी स्लोली है कि हम जहाँ पे वेलोसिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसको कंडक्शंस कहते हैं। दूसरा मेथड जो आती है इंडक्शन। इंडक्शंस क्या होता है, ये आती है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट होने का मतलब है कि आपके पास एक बॉडी पहले से चार्ज हो, ठीक है, उसको कैसे क्या ऐड होना है, आप जानते हो, मान ये चार्ज है पहले से किसी न किसी तरीके से। अब इसको हमने एक दूसरी बॉडी के पास लेके आ गए जिसपे नेट चार्ज 0, और किसी भी एटम्स के अंदर प्लस माइनस दोनों बराबर होते, नेट चार्ज 0 होते। तो जैसे इसको आपने करीब लेके गया, तो करीब ले जाने के मतलब प्लस चार्ज माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो सारा इस एटम्स की माइनस चार्ज इस साइड डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सारा इसके पास आ जाएगा। अब प्लस वाली को रिपल्सन करके इस साइड क्या करेगा, सारे चार्ज को इस साइड दे देगा, ठीक, चार्ज रिड्यूस हो जाता है।
इसको इंड्यूस भी कहते हैं। ये जो चार्ज हमारे पास प्लस ड्यू क्यू और माइनस क्यू, इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। ये हमारा इंड्यूस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस इंडक्शन कहलाती है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिना कांटेक्ट ले जाए हमने क्या बना दिया, चार्जेस को डेवलप करा दिया। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तीसरा जो मेथड आती है वो बोलते हैं रबिंग। रबिंग मेथड्स में आपने अक्सर ये खेल स्कूलिंग में जैसे हम लोग किए थे, ठीक है ना, कि जैसे आप खासकर एक जो होती है इंसुलेटर मटेरियल में होता है। इंसुलेटर में जब इंसुलेटर में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को रब करते हैं, ठीक है। तो जब रब करते हैं तो उसकी कुछ कुछ पार्टिकल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाती है। जैसे याद करो बचपन में जैसे बाल के अंदर कसते हैं पेन के अंदर और छोटी छोटी टुकड़े के पास उसको क्या करते हैं, चिपकाने की कोशिश करते हैं, धीरे से चिपक जाता है बॉडी के अंदर। करते हैं यहाँ पे बड़ी कमाल की जादू चल रहा है जो बचपन में छोटे बच्चे अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उसको साइंस की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो उसको क्या पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रब कर देते हैं तो क्या होती है, चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा आपकी रबिंग मेथड्स आती है, तो चार्ज को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। अब इस चार्ज की वजह से फोर्स एक चार्ज पे दूसरे चार्ज पे रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, कितने न्यूटन के फोर्सेस लगते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है कूलम्ब्स लॉ आ जाते हैं, ठीक है। तो जब कूलम्ब्स लॉ की जो वैलिडेशंस होती है फोर्स ऑफ चार्ज की मैग्नीट्यूड्स को, यानी चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसकी मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो कूलम्ब्स लॉ की वैलिडेशंस होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, चार्ज वैसे भी दो तरह से पाई जाती है, एक है पॉइंट चार्ज और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज। कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी, कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल छोटा सा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज होते हैं। कॉन्टिन्यूअस करने का मतलब है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बॉडी है और इस पे पूरा चार्ज स्प्रेड है, फैला हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी। अब इसके ऊपर जैसे टोटल चार्ज हो रहा है उनकी वजह पूरा स्प्रेड है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्फीयर बॉल है, इस पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। हालांकि कंडक्टर के केस में अंदर भी चार्ज नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ठीक। तो ये जो चार्ज है हमारे हिसाब से बॉल की साइज इतना बड़ा है, जिससे नॉट पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज तो नहीं है, लेकिन जब इसकी सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा दूर कर दो, इतनी ज़्यादा दूर कर दो कि आपको एकदम छोटा सा डॉट जैसे दिखाई दे, तो कभी कभी हम क्या करते हैं इसमें इस स्फेरिकल चार्ज को भी पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मानना पड़ता है क्योंकि जब इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये भी इसका आपका पॉइंट चार्ज के फॉर्म में आ जाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे आता है, अब हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपने किसी दो बॉडी की, एक Q1 है प्लस Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन R है, तो ये बॉडी इस पे चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, चलो इसका 1 मान लो, इसका चार्ज नंबर 2 है, तो ये लगेगा चार्ज ऑफ 2 पे इसकी वजह से D2 की वजह से। तो F2 की जो आती है इसको पढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, पहले की वजह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा बच्चों ये होगा F1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, क्लियर होगा। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है, तो देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इसकी स्पेलिंग बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, नहीं बात आ जाए, कूलम्ब्स CU भी कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो इसमें एक आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है मैग्नीट्यूड कितनी फोर्स लगाती है, ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों बॉडी की चार्ज की मास के, सॉरी चार्ज के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कहता है कि ये होती है डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, कि अगर आप बॉडी की डिस्टेंस चार्ज फिक्स रखे डिस्टेंस बढ़ा दो, तो डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आर की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसमें ही ज़्यादा उसकी
जैसे यहाँ पे मानो 1 से 2 मीटर बढ़ा दिया तो 2 रखोगे 4 कर देगा, यानी 1/4 टाइम्स कम हो जाते हैं, या 4 टाइम्स। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाती है Q1 Q2/r²। ओके, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से मैथ कहता है कि अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो एक नई कांस्टेंट आती है, एक कांस्टेंट हमने K ले लिया Q1 Q2/r²। ओके, और इस K की जो वैल्यू होती है ये 9 × 10 के पावर 9 होती है, न्यूटन यूनिट मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये जो K है, इस K की जो वैल्यू है it depends on nature of medium। ये आपकी मीडियम पे डिपेंड करता है भैया कि K की वैल्यू, अगर आपने वैक्यूम में गया तो उसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, हवा के अंदर एटमॉस्फेयर या अर्थ पे चार्ज की वजह से कूलम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो कुछ अलग आएंगे K की वैल्यू। अगर आप वाटर में चले जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो, या कोई भी केमिकल लिक्विड के अंदर, ऑर्गेनिक लिक्विड या किसी तरह के लिक्विड में आप चले जाते हो तो चार्ज K की वैल्यू बदल जाती है। ओके, अब है हमारे पास ये जो कांस्टेंट K हमें मिला है इसके बारे में जानते हैं। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, ये जो ε0 कांस्टेंट आई है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब इसकी वैल्यू ε0 यानी जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैलकुलेट है 8.85 × 10 के पावर -12, ये हो जाएगा इसका K का जो यूनिट है उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो ये CS कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट डिफाइन होता है। कभी कभी डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकता है, अगर आपको यूनिट पता हो तो आप आराम से डायमेंशन लिख सकते हो। ओके, अगर हमने मीडियम को चेंज करा दी तो यानी इसका मतलब है कि फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, आउट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, अर्थ से बाहर चले जाओ स्पेस के अंदर, तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। दूसरा है कि जैसे हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो भैया एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज हो जाएगी, तो उसके बीच में रिलेटिव चेंज करते हैं, एक नई टर्म, दो तीन टर्म से रिलेट होता है। ये है TR, ये होता है Tm/T0। इस TR को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। Tm को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ क्या होता है, मीडियम। ओके, अब इस मीडियम के अंदर अब देखो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको, ठीक है, क्या की वैल्यू कैसे, कि जैसे अगर हमारे पास एक फोर्स है फ्री स्पेस के अंदर चार्ज की वजह से, वो Q1 Q2/4πε0r², ठीक है। अब हमने इसको वाटर मीडियम में लेके चला गया, दोनों चार्ज को फिक्स डिस्टेंस पे वाटर के अंदर, तो देखा गया कि जो नई फोर्स है वो F 80 टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। तो Q1 Q2/4π, अब यहाँ पे ε0 की वैल्यू नहीं होगा, मीडियम का आ जाएगा क्योंकि हमने मीडियम चेंज करा दी है, ठीक है। F 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाता है। अब दोनों की वैल्यू को हमने डिवाइड कर दी F 80, तो Q1 Q2/4πε0r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2/4πε0r², ए कैंसिल हो जाएगा, r² से r कैंसिल, 4π टी आपका सबको ऊपर चला जाएगा, f से कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 80 यानी Tm/T0। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका तो 80 आ गया। तो वाटर मीडियम का अगर आप कैंसिल